नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस वीडियो सेशन में मैं आपसे यूपी पीसीएसजे मेंस की परीक्षा के बारे में कुछ स्ट्रेटजी तय करने वाला हूं। और अगर मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप फॉलो करें, लेकिन अगर आपने फॉलो किया तो परीक्षा दे के आएंगे तो आप हमसे जरूर मैसेज करके फ़ोन करके ये बात बताएंगे कि नहीं सर, आपके वीडियो और आपके अनुसार मेहनत करने से हमको बहुत फायदा हुआ। क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस जे हो चाहे किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, और खासतौर से मान लीजिए हम मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस की परीक्षा हो, हर स्टेट की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। और जब तक आप उस स्ट्रेटजी के अनुसार मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता पाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, एकदम से अनसर्टेन। तो इसलिए हमको उसकी स्ट्रेटजी तय करनी होती है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन यूपी जुडिशियल सर्विस की जो मेंस की परीक्षा है उसके लिए स्ट्रेटजी बहुत खास तय करनी पड़ती है, क्योंकि अदर स्टेट से ये बहुत डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है और क्यों यहाँ विशेष प्लान बनाने की जरूरत है और उसके हिसाब से तैयारी करने की जरूरत है। इसका कारण ये है कि यूपी पीसीएसजे की मेंस की परीक्षा के सिलेबस में और प्री की परीक्षा के सिलेबस में बड़ा अंतर है। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ बहुत अंतर है। और दूसरी बात ये कि और इसी अंतर की वजह से ही अब अगर आप 2018 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी और 6000 लोग प्री क्वालिफाई किए थे, उसमें से मेंस की परीक्षा एक दो पेपर देने के बाद छोड़ देने वालों की संख्या जो थी वो 1400 थी। मतलब 6000 कैंडिडेट में से 1400 कैंडिडेट ने मेंस की परीक्षा कंप्लीट तक नहीं की। और जिन्होंने कंप्लीट की भी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा होगा उस पेपर में। तो ये कहने का मतलब है कि यूपी को आप अदर स्टेट से बहुत कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ की स्ट्रेटजी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, और एक साधारण स्टूडेंट भी अगर उस स्ट्रेटजी पर काम करे तो कम से कम समय में वो यूपी पीसीएससी की मेंस की परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकता है। और आप ला के विद्वान होते हुए भी आप मेंस की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, यही हम आज देखेंगे और यही समझेंगे। देखिए, यूपी पीसीएसजे की जो परीक्षा है मेंस की, उसमें कुल 6 पेपर होते हैं। कुल 6 पेपर होंगे। अभी तक तो 5 पेपर होते थे, लेकिन इस बार से 6 पेपर हो गए हैं। और क्या पेपर है आपको मैं बता देता हूं। देखिए, पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है वो जनरल नॉलेज का पेपर होगा और 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का हो। थोड़ा सा 1 मिनट इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये 200 नंबर का जो पेपर होगा, उसमें इस बार जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, आप जानते हैं कि 9 माइनर एक्ट भी इसमें डाल दिए गए हैं। अब वो 200 नंबर में से 9 माइनर एक्ट के भी क्वेश्चन हैं। देखिए, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। प्री की परीक्षाएं आप दिए हैं और इससे आपको अंदाजा तो मिल ही गया है कि नहीं, माइनर से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। और उम्मीद हम लोग मेंस में भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे। हो सकता हो कि ठीक ठाक आ जाए, या हो सकता हो कि वैसे ही आए जैसे प्री में आए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 से 40 नंबर तक का हो सकता है कि माइनर लॉ से प्रश्न आए। तो अगर मान लीजिए 30-40 जितने नंबर का भी आता है, लेकिन उसके लिए आप अनावश्यक बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत कॉमन सेंस के आधार पर भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसमें कितना पनिशमेंट है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिक कौन से सेक्शन में प्रावधान है, ऐसा नहीं है। ये प्री की परीक्षा में तो ऐसा पूछा नहीं था, तो मेंस में क्यों पूछेगा। दरअसल ये लॉ के पेपर हैं जरूर, लेकिन चूंकि जीएस के पेपर में पूछा जाना है, इसलिए जीएस के एंगल से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में ये पूछा जा सकता है कि डाउरी क्या है, डाउरी के संबंध में भारत में क्या स्थिति है, इसे रोकने के क्या उपाय किए गए हैं, अब तक कितना सफल रहा है, उसे रोकने के संबंध में आप क्या सुझाव दे सकते हैं। कोई भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा नहीं ना। तो इसी तरीके से चाहे मेंटेनेंस पर क्वेश्चन होगा, चाहे इससे संबंधित सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित एक्ट है, कोई भी एक्ट है, उसको सोशल एस्पेक्ट लेके ही क्वेश्चन बनेंगे, जिस प्रश्न का आंसर आप कॉमन सेंस के आधार पर भी लिख पाए। हालांकि अगर आपने एक्ट पढ़ा है तो कॉमन सेंस से
अच्छा आंसर आप लिखेंगे उसमें कंटेंट्स भी आप उस एक्ट के डालेंगे। तो ये चीज अच्छी रहेगी तब के लिए। बहुत ज़्यादा सेक्शन मत याद करने की कोशिश करिएगा, वो एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट करने जैसा है। तो ये तो रहा जीएस वाले पेपर की बात। फिर उसके बाद अब ये जो बदलाव हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। पहले 200 नंबर का केवल इंग्लिश होता था, लेकिन अब ये दोनों लैंग्वेज कर देने से अच्छी चीज हुई है। ये हिंदी वालों के लिए भी ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी ठीक है, क्योंकि इसका फायदा ये है कि जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है वो इंग्लिश अगर एवरेज भी है तो काम निकाल लेगा, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज भी है तब भी काम निकाल लेगा। तो ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी उसमें। क्या उसमें आना है? 3 प्रश्न आने हैं, चाहे हिंदी का पेपर होगा चाहे इंग्लिश का पेपर होगा। 50 नंबर का एस्से होगा। 50 नंबर के एस्से के बाद उसमें 30 नंबर का प्रिसाई राइटिंग होगा और 20 नंबर का ट्रांसलेशन होगा। दोनों में सेम चीजें हैं, बस हिंदी इंग्लिश का पेपर है, तो उसको आप कर ही लेंगे, उसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर पेपर ला 4 में सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है। सब्सटेंटिव लॉ का पेपर, अब इस सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में जो 50 नंबर का होगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। 50 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और 150 नंबर का जो होगा वो अदर लॉ होगा। अदर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होगा, टार्ट होगा, एसआरए होगा, उसके अलावा ईजमेंट एक्ट होगा, ट्रस्ट होगा, इक्विटी होगा, ये बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। और फिर उसके बाद आप प्रोसीजरल लॉ के पेपर में भी देख लेंगे। प्रोसीजरल लॉ है, सीपीसी होगा, सीआरपीसी होगा, उसके अलावा एविडेंस होगा, ये सारे प्रोसीजरल लॉ के पेपर होंगे 200 नंबर के। और फिर उसके बाद पीनल लॉ और लोकल लॉ में स्थिति आप जानते ही हैं कि ये 50 नंबर की आईपीसी आती है और 150 नंबर के लोकल लॉ आते हैं। तो इस तरीके से बटा हुआ है। अब मैंने ये कहा कि इस यहाँ की प्रिपरेशन करना मेंस की अन्य जगहों से बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है अब मैं बताता हूं। यहां जब आपने प्री की परीक्षा पास की है तो प्री की परीक्षा को पास करने के लिए आपने सारे सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ा है। आपने एक एक सेक्शन पढ़ा है, आपने एक एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, प्रोविजो पढ़ा है, इलस्ट्रेशन पढ़ा है, सब पढ़ा है। यदि आपने इतना पढ़ा है तभी आपने प्री की परीक्षा क्वालिफाई की है, और अगर आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होता तो प्री की परीक्षा क्वालिफाई हुई ही नहीं होती। तो आपने पढ़ा है, लेकिन पिछले 5 सालों में आपने क्या पढ़ा है, 6 सालों में आपने क्या पढ़ा है, मतलब जब आपने एलएलबी में एडमिशन लिया और आज तक आप किस चीज को पढ़ रहे थे मैं वो बताता हूं। आप पढ़ रहे थे सिर्फ ये 400 नंबर में आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, हो सकता है 8 साल, 9 साल से भी लोग एलएलबी में एडमिशन लिए हो, तब से तो लॉ पढ़ ही रहे हैं। अभी तक इस मेंस के सिलेबस के अनुसार आपने यही तो पढ़ा है, और आज भी अभी भी जब भी आपको फुर्सत मिलती है तो आप यही पढ़ते हैं। इसी में जो 10 ठोला होंगी वही आप पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस पूरे मतलब देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 1000 के नंबर के मेंस की परीक्षा में 400 नंबर पे आपने अपना 80% टाइम खर्च किया है, और आपको लग रहा है कि इसी पढ़ाई से आपका मेंस निकल जाएगा। 600 नंबर पे तो आप कूदे ही नहीं ना। 1000 में से सिर्फ 400 नंबर पे आपने पूरा समय, इंटरेस्ट, सब कुछ खर्च किया हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि हमारा सारा लॉ तैयार है और यूपी भी निकल जाएगा। 1400 लोग मेंस की परीक्षा छोड़ के यूं ही नहीं भागे थे। उसका यही कारण था। आप लोगों में से भी जो ये गलती कर चुके हैं, अभी भी समय है, सुधार लीजिए। जो ये गलती कर चुके हैं कि प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, वो भागेंगे, वो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 400 नंबर के लिए परेशान हैं। और 400 नंबर की स्थिति क्या होती है मैं और बता देता हूं इसमें। इस 400 नंबर के पेपर जो होता है, मतलब 200 नंबर सब्सटेंटिव और 200 नंबर प्रोसीजरल, इसकी स्थिति ये होती है कि ये इतना लेंदी पेपर होता है कि आपके इतने समय की पढ़ाई की कोई सार्थकता खास नहीं रह जाती।
एक मामूली सा लड़का जो कि बहुत कभी बुक का देखा तक नहीं है किसी राइटर की, लेकिन मात्र गाइड पढ़ के भी इस परीक्षा को आपसे कम नंबर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इतना लेंदी पेपर होता है कि आप 7-8 मिनट में क्या लिख पाएंगे। आप जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन में 7-8 आ जाए तो क्या लिखेंगे। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि बिना नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कब लिया जाए, मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, कोई भी प्रश्न आएगा, आप 8 मिनट 9 मिनट में आंसर नहीं फ्रेम कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत ही लिख पाते हैं, और वो थोड़ा बहुत वो भी स्टूडेंट लिख लेता है जो बहुत डेप्थ में पढ़ाई नहीं भी किया है। तो इसलिए आप सबसे पहला ये काम करना है आपको मेंस की परीक्षा के लिए कि इसको पढ़ना बंद कर देना है। क्योंकि अभी भी आपको जब मिलेगा तो लगेगा कि कम से कम जो आ रहा है वो तो रिवाइज कर ले, जो नहीं आ रहा वो नहीं आएगा, लेकिन जो आ रहा है वो तो रिवाइज कर ले, और उसी चक्कर में फिर समय बर्बाद करेंगे। तो सबसे पहली सावधानी बरतना है कि इसके लिए आंखें बंद कर लेंगे, इस पर समय खर्च नहीं करना। अब समय कहाँ खर्च करना है? समय खर्च करना है आपको लैंग्वेज के पेपर में। तो मान लीजिए जो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना हो कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने में अगर ट्रांसलेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रेसाई राइटिंग भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, उसको छोटा कर लेंगे। और एस्से के लिए गाइड आती है तमाम, परीक्षा मंथन की गाइड आ रही है, दृष्टि में आपको निबंध पर आता है, और एक और मुझे दिमाग में फिलहाल नहीं आ रहा, उसमें भी बहुत बढ़िया एस्से हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ना होगा तो उसको रिफ़र कर दूँगा। अरिहंत की शायद आ रही है, समझ रहे हैं, अरिहंत की आ रही है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। उसको आप पढ़ जाइए, एस्से राइटिंग। और एस्से राइटिंग आप देख रहे हैं ना, 50 नंबर का इसमें, 50 नंबर का इसमें आएगा। एस्से आप अच्छा लिख दिए, समझ लीजिए लैंग्वेज का पेपर आपका अच्छा हो गया। तो ये आप जरूर करिएगा, खाली बस पेपर पत्रिकाओं के भरोसे मत रहिएगा। एस्से के लिए आप वो गाइड जरूर ले लीजिएगा। मतलब मैं किसी गाइड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उसमें हैं अच्छे एस्से, इसलिए मैंने देखा है। चाहे वो परीक्षा मंथन का ले लीजिए, वो भी ठीक है, और अरिहंत का है संभवतः, अरिहंत वाला भी मैंने देखा है, वो भी अच्छा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो ले लीजिएगा। इससे आपका अच्छा ये हो जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए आपको जो पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़िए, और स्टैटिक जीके तो आप देख ही रहे होंगे, और करंट अफेयर्स कुछ नई चीज़ पढ़ने के लिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि जिसमें आप बहुत नई चीज़ों को पढ़ पाएँ। पीनल और लोकल लॉ के लिए क्या स्थिति है? आईपीसी पढ़ना बंद कर देना है, क्योंकि आईपीसी में जो आएगा आप कर ही लेंगे, उसमें परेशान नहीं होना है। मतलब 400 नंबर ये और 50 नंबर ये, इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। और लोकल लॉ मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। आपने का मतलब 80% लोगों ने, 20% अब पढ़ के तैयार है। तो लोकल लॉ आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो लोकल लॉ ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि 150 नंबर का फिर लोकल लॉ है, और उसमें आपका अच्छा बुरा करने से 50 से 60 नंबरों का फर्क पड़ेगा। आपके नंबर पाने में 50-60 नंबर का कम से कम फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए इस लोकल लॉ को पढ़ जाइए, और इसके प्रति आपको कठोर होना पड़ेगा कि इसके प्रति आप परेशान हो। जितना आपको पता है उतना सफिशिएंट है, और उससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही था कि आप बिल्कुल इस भ्रम में न रहें कि आपको लॉ तैयार है तो आपका ये मेंस निकल जाएगा, या फिर आप ये दिमाग में बनाएं कि इस बार रहने देते हैं, अगली बार ट्राई करते हैं। अगली बार नहीं, इस बार ट्राई करना है आपको। इन पर बहुत मेहनत करनी नहीं है, आप जानते ही हैं। जीके आप लगातार पढ़ ही रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे जीके के लिए। लोकल लॉ पढ़ जाइए बच्चों, लोकल लॉ ही पढ़ जाइए। लोकल लॉ के लिए कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। लोकल लॉ के लिए जो मार्केट में गाइड हैं, चाहे वो सिंघल की आ रही है इंग्लिश में, उसको पढ़ जाइए, चाहे हिंदी में लॉ सक्सेस विधि भारती की है वो पढ़ जाइए, लॉ फाइटर पढ़ जाइए, कोई भी गाइड उठाइएगा, लेकिन सिर्फ गाइड से मत पढ़िएगा। गाइड के साथ बेयर एक्ट रखिए, और प्रोविजन जो भी है सब सेक्शन बेस्ड नहीं है, तो प्रोविजन जो आप देखिएगा वो बेयर से पढ़िएगा, क्योंकि गाइड में बहुत गलतियां होती हैं, और ऐसी गाइड जो कि लोकल वगैरह पर बनती है तो बहुत गलती रहती है। तो आप गाइड को ब्लेम मत करिएगा। गाइड आप कोई भी उठाइए, चाहे जो भी हो, लेकिन आप बेयर से पढ़ाई करिएगा, और वो मेन चीज़ें पढ़ जाइए, अच्छा हो जाएगा। अभी भी आपके पास महीना भर से ज़्यादा का, 2 महीने के आसपास का समय है, उतना सफिशिएंट है, और इसमें आप जीत के आएंगे। आप सबको मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर आप इन बातों को मानेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपका मेंस की परीक्षा बहुत अच्छी होगी, और आप खुश रहेंगे मेंस की परीक्षा देने के बाद। देखिए, सेलेक्ट तो कुछ ही लोगों को होना है,
हम बात ये नहीं कह रहे हैं, हम गारंटी इस बात की नहीं दे रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वो फालतू का आश्वासन मुझे नहीं देने आता है। लेकिन मैं शुभकामना दे सकता हूं कि आपका अच्छा हो। लेकिन हाँ, रिजल्ट अच्छा तभी होगा जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मैं सिर्फ आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मैं प्रयास करता हूं और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी करने की कोशिश करिए, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारिए। और इस तरीके से आप आगे के समय में जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, पूरे समय को आप इसी के अनुसार ढालिए। अच्छा रिजल्ट रहेगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप लोगों को प्री क्वालिफाई हुआ है, बहुत अच्छा रहा, बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। और आगे भी आपका रिजल्ट अच्छा रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप फाइनल सिलेक्शन पाएँ इसमें, और मैं आगे आप लोगों से बातें करता रहूँगा। हाँ, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं 2 मिनट की ही सही, 3 मिनट की भी ही सही, लेकिन मैं इन सब सब्जेक्ट के जो है ना, मैं जैसे सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लाके हैं, तो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लाके चाहे लोकल लाके मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 7-8-10 टॉपिक तक बता दिया करूँगा। उस टॉपिक को आप पढ़ लिया करिएगा, और ज़्यादातर चांस है कि उसमें से प्रश्न फंस जाने चाहिए। मैं अभी वादा नहीं कर रहा हूँ, आप अपने से पढ़िए, लेकिन समय मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है। लोकल ला के लिए बहुत सारे बच्चों मैसेज कर रहे थे कि सर लोकल ला वाली वीडियो आप नहीं पढ़ाया रेवेन्यू। बेटा समय नहीं मिल पाया, नहीं मैं ज़रूर पढ़ा देता, समय मिल ही नहीं पाया कि मैं लोकल आप लोगों का जो रेवेन्यू कोड छूटा हुआ है उसको मैं पढ़ाऊँ। हालांकि हिंदी में मैंने रेवेन्यू कोड को छोड़कर और टेनेंसी एक्ट को छोड़कर मैक्सिमम के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर मैंने रिटन में यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आप चाहेंगे तो सर्च करेंगे, मिल भी जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।